क्या आप जानते हैं कि जब हम सड़क पर गिरते हैं तो अपने चोट क्यों लगती है? क्या आप ये भी जानते हैं कि जब हम किसी झूले पर झूल रहे हों और यदि झूला थोड़ा सा भी रफ हो, खुरदरा हो, तो अपनी जलन होने लगती है, क्यों? क्या आप ये जानते हैं कि ये जो सड़कों पर गिरने पर हमारी चोटें लगती हैं और ये चोट किस बल की वजह से लगी है? क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा कार्य उस समय पे किया गया होगा? तो भाई इस सब को जानेंगे अपन अपनी आज की वीडियो में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? क्योंकि भाई अब जेई के सेशन में ज़्यादा समय नहीं बचा है। जेई का सेशन आने ही वाला है और जनवरी में जेई की शिफ्ट है और लगभग तीसरे या चौथे हफ्ते में अपना जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज अपन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 4। तो आज अपन जानेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, संरक्षी और असंरक्षी बल। तो चलिए शुरू करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स तीन टाइप के मेनली अपन को पढ़ने होते हैं। पहला है इलास्टिक या स्प्रिंग फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन तीनों के बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अगर कुछ बात करी जाए तो भाई मेनली जो बात है इनके बारे में, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, only depend on initial and final position। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो भाई पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल डिपेंड करेगा तो किस चीज पे करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यानी इनिशियल में ऑब्जेक्ट कहां थी और फाइनल में ऑब्जेक्ट कहां पहुंची है, इस चीज पे डिपेंड करेगा क्या? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। अच्छा चलो एक बात बताते हैं, अगर मैं बात करूं वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो ये क्या होगा? तो ये स्टोर होता है किसी ऑब्जेक्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इस पे अपन अभी गहनता से और आगे अध्ययन करेंगे, आगे और स्टडी करनी है इसके बारे में। तो इसको अभी अपन बस मन में रख लेते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा। पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं भाई, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आपने सबने देखा होगा, मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। और अगर यह कंजर्वेटिव फोर्स है तो भाई एक बात बताओ, कल अपन ने इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन के बारे में शायद जाना था और मैंने बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन में जो mg वर्क करता है वो डाउनवर्ड करता है। एक सवाल मैंने दिया था इस तरह से और मैंने बताया कि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है और दोनों को टिप पे लेकर जाना है इस ब्लॉक के, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो भाई दोनों का पाथ तो अलग अलग था लेकिन वर्क डन तो सेम आया था ना। क्यों? क्योंकि पाथ डिपेंड नहीं करता है। इसका जो वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वह पाथ डिपेंड नहीं होता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब यदि देखा जाए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियली ये दोनों एक ही प्लेन पे थे और फाइनली दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो यानी कितना ऊपर पहुंचा, कितना डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप मेंटेन करना होता है और वही बताता है भाई कि वर्क डन कितना हुआ होगा। एक बार इसे नोट करें भाई। तो अब अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेटिव फोर्स में ही अपन एक प्रॉपर्टी और होता है कंजर्वेटिव फोर्स का जिसके बारे में अभी अपन जानते हैं। तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी ये भी है
कि जब अपन किसी क्लोज लूप में वर्क डन करवाते हैं, यानी वर्क डन इन ए क्लोज लूप, वर्क डन इन ए क्लोज लूप, और वर्क डन भी किसका होना चाहिए भाई, कंजर्वेटिव फोर्स का, किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो वर्क डन भाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। बहुत लोग इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बहुत टीचर उठा के इसको मुंह पे मारने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि ये बात सही नहीं है, इसको आप प्रूव करके बताओ। तो भाई मैं प्रूव कर रहा हूं आप सबके सामने। सपोज दैट भाइयों ये है एक m मास का ऑब्जेक्ट, इसको आप याद रखो, ये है एक m मास का ऑब्जेक्ट, इसको मैंने इनिशियली s1 डिस्प्लेसमेंट देकर, यानी प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट s1 देकर यहां पे लेकर आया हूं। अब भी भाई ये क्या है, m मास का ऑब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पे मैंने इसको s2 डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना दिया भाई, s2, और ये सेकंड पोजीशन पे ये आ गया। थर्ड पोजीशन पे मैंने इसको s3 डिस्प्लेसमेंट दिया और ये वापस यहां आ गया, और फोर्थ डिस्प्लेसमेंट इसका ये हुआ, यानी एक क्लोज लूप फॉर्म कर दी इसने। किस प्रकार, S1 से शुरू हुआ, M से शुरू होके S1, S2, S3, S4, और अगेन एक क्लोज लूप इसने बना लिया है। अब जब इसने क्लोज लूप बना लिया है तो अब अपन देखते हैं इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर हर पोजीशन पे अपन को निकालना है इसका वर्क डन। अब ये m मास का ऑब्जेक्ट भाई नीचे की तरफ लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट इधर। अगर मैं वर्क डन भाई फर्स्ट देखता हूं वर्क डन 1 का, तो फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर। अरे समझो भाई एक बात, ये है फोर्स जो है नीचे की तरफ और ये है डिस्प्लेसमेंट इधर। अब देखना जरा, अब देखो कितना एंगल भाई, एफ एस कॉस थीटा में थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री तो इसका मतलब वर्क डन होगा 0। कैसे आया, समझ में आया होगा। पहली पोजीशन का अपन देखते हैं क्या होगा, क्या होगा भाई, फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, और जब एफ एस कोस थीटा में थीटा 90 डिग्री तो वर्क डन क्या आएगा भाई, 0। तो वर्क डन भाई फर्स्ट क्या आया, 0। सेकंड पोजीशन पे देखते हैं भाई, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन भाई सेकंड अगर देखें तो दोनों के बीच में भाई जो एंगल आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना आया 180 डिग्री। और जब 180 होता है तो भाई माइनस एफ एस आएगा, यानी एफ की जगह पे एम जी और एस की जगह पे एस। और मैंने मान लिया S1, S2, S3, S4 चारों क्या है भाई, इक्वल है। क्या है, इक्वल। मैंने ये एक क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, स्क्वायर। और स्क्वायर भी एक क्लोज लूप ही होता है। अब देखते हैं वर्क डन भाई 3, थर्ड ब्लॉक के द्वारा वर्क डन अभी देखते हैं। तो थर्ड ब्लॉक का वर्क डन क्या होगा भाई, फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगेगी mg और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर। भाई देखना क्या एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो अगेन वर्क डन भाई थर्ड भी क्या आएगा 0। और अब जब मैं वर्क डन भाई फोर्थ देखता हूं, फोर्थ ब्लॉक का वर्क डन, तो भाई फोर्थ ब्लॉक में वर्क डन क्या होगा, mg नीचे की तरफ और फोर्थ ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, यानी एफ एस कॉस थीटा में थीटा हो गया 0। यानी अब की बार वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है mgs। अब भाई अगर मैं क्लोज लूप का कंप्लीट वर्क डन अभी फाइंड आउट करता हूं, यानी वर्क डन, नेट वर्क डन अगर मैं निकालता हूं, तो भाई वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा एडिशन अपन कर सकते हैं। और सीधा एडिशन करेंगे तो देखो भाई 0 प्लस माइनस का mgs प्लस 0 प्लस प्लस का mgs, यानी ओवरऑल वर्क डन, नेट वर्क डन भी क्या आएगा 0। तो भाई ये प्रूव होती है ये बात कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन एक क्लोज लूप में देखेंगे तो भाई वर्क डन हमेशा और हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी एक बार नोट कर लें। चलिए भाई, तो अब अपन देखते हैं, अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन के बारे में जितनी भी चर्चा करनी थी अपन ने कर ली है। अब अपन चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ कि वर्क डन भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा और किस प्रकार हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्क डन भाई चलिए हेडिंग लगाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अपन अभी देखते हैं क्या होता है।
पहली बात तो भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्या, तो भाई जो फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल एंड अप्लाइड फोर्स, ऑल अप्लाइड फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका अगर बेटर डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है, तो भाई डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, और अच्छे से लिख सकें तो पाथ डिपेंडेंट होता है भाई। कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट। इनका जो वर्क डन है कैसा होगा, पाथ डिपेंडेंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसा होगा भाई, डिपेंड ऑन पाथ टेकन या पाथ डिपेंडेंट होगा। यानी जो पाथ, चलो इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ भाई, बहुत अच्छे से। एक अच्छा उदाहरण मेरे को ध्यान में आया है। अपन सभी पार्कों में गए और पार्क में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से झूले लगे हुए होते हैं। एक झूला ये है और एक झूला कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार एक झूला है जिसकी दो साइड हैं। ये रहा, ये एक झूला ये है। आपने देखे भी होंगे इस प्रकार के झूले, इसको स्पाइरल झूला बोलते हैं और इसको स्ट्रेट। अच्छा भाई, फिसलने वाला है ये, जिसपे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हैं और अपन जूम से फिसलते हैं। चलो और अच्छा बनाता हूं इस वाले को, है ना, एक बार देखेंगे। इस प्रकार से सीढ़ियों से चढ़ के अपन चढ़ते हैं ऊपर और फिर यहाँ पे बैठते हैं और ऐसे करके अपन नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए जाते हैं। ठीक है भाई, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इस वाले को फिर से मैं खड़ा वाला ही बना रहा हूं, ये मैंने बस तुम्हें समझ के लिए बना दिया है। अब आप समझो इस चीज को। तो एक समझो आप, ये है कोई भी एनिमल एल्स, ह्यूमन है, एनिमल एल्स कोई भी, और इसको मैंने ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करवा दिया। और मैंने स्लाइड करवाते समय थोड़ी सी चालाकी, इसकी जो स्मूथनेस थी वो रफ कर दी। यानी जो ये झूला पहले बहुत चिकना था, इसको मैंने खुरदरा बना दिया। तो भाई आप सब जानते होगा क्या, जलेगी, निश्चित जलेगी। जैसे ही ये स्लाइड करेगा तो जलना प्रारंभ, और भाई जलना स्टार्ट हुआ मतलब जलन भी होगी और अच्छी खासी जलन होगी। और भाई मैं तो कहता नहीं हूं, कभी जाके चेक कर लेना ऐसा करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो भाई इसमें जलन होगी। और अब मैंने क्या किया, सेम पर्सन को दोबारा से इस वाले झूले में छोड़ा और मैंने इसमें भी वही काम, रफनेस बढ़ा दी। और रफनेस बढ़ा दी तो मतलब इसमें भी जलेगी। अब मुझे ये बताओ भाई, जलेगी किस में ज्यादा, किस वाले में ज्यादा जलेगी, किस वाले केस में ज्यादा जलेगी? तो डेफिनेटली इस वाले केस में क्या होगी, जलन ज्यादा, और इस वाले केस में जलन कम। क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों हुआ भाई ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई इसका कारण समझो क्यों हुआ ऐसा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको जब वह चाह रहा था ना स्लाइड करके, तो इसमें जो पाथ था वो कितना था, छोटा। तो छोटे समय में यानी कम समय तक जली, और जलने के बाद फिर उसने हाँ आराम से बस। तो जब ये छोटे पाथ पर चला तो इसको जलन हुई कम, लेकिन जब ये बड़े पाथ पर चला तो इसको जलन हुई बहुत ज्यादा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं दूसरे केस में। इस वाले केस में फ्रिक्शन लगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। क्यों शॉर्ट टाइम, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा था। अगर मुझसे पूछा जाए कि वर्क डन इन 1 और वर्क डन इन 2 दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो मैं कहूंगा भाई कि वर्क डन सेकंड में ज्यादा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जली सेकंड में ज्यादा है, सेकंड में ज्यादा जली है। इसका कारण क्या है भाई, और अच्छे से बता दूं, और अच्छे से पहले और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। तो इसका मतलब वर्क डन भी किसका ज्यादा होगा, सेकंड का। क्योंकि फोर्स तो फ्रिक्शन ही लग रहा है ना, फोर्स तो फ्रिक्शन है, केवल दोनों के बीच में घर्षण, फोर्स तो दोनों के बीच में घर्षण है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड किया कि नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं भाई कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, पाथ पर डिपेंड करते हैं। चलिए इसको उतारो, एक बार उतारो इसे फटाफट।
चलिए, तो अब इसमें अच्छा बहुत बार एक सवाल और पूछ लिया जाता है भाई, जो चतुर लोग होते हैं ना, चतुर टाइप के, वो पूछ सकते हैं कि इसमें जो वर्क डन किया है वो किसने किया है, तो भाई फ्रिक्शन ने, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स कौन सा आया होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही तो जलती है। अब बहुत जो चतुर लोग होते हैं ना, उनका एक सवाल आ जाता है कभी कभी कि ये वर्क डन किया किसने है, वर्क डन करने वाला कौन है, तो भाई मैं आपको बता दूं, जलन किसकी वजह से हो रही है, किसने घिसा, हम जब गिरते हैं कभी सड़क पे गिरे होंगे तो अपन छिल जाते हैं ना, बहुत जगह से स्क्रैच पड़ जाती हैं, स्क्रैचेस ओपन हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि भाई फ्रिक्शन करता है, वो सब काम किसका है, फ्रिक्शन का। तो जब ये स्लाइड कर रहा है तो इसको रोकने का ट्राई कौन करेगा, फ्रिक्शन, यानी ऑलवेज एक फोर्स तो काम करेगा भाई, फ्रिक्शन इस केस में। तो इस समय पे ये जो मैंने वर्क डन पूछा है ये फ्रिक्शन का ही पूछा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन 1 ग्रेटर लेसर देन होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन 2, यानी दोनों में मैं WF1 और WF2 की बात कर रहा हूं, ये चीज याद रखना, यानी मैं यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क देख रहा हूं, और ये फ्रिक्शन कैसा फोर्स है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इस बात को ध्यान में रखें। चलिए सेकंड बात इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सेकंड बात अपन जान लेते हैं। तो सेकंड बात क्या है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की सेकंड बात, तो अभी मैंने कंजर्वेटिव में क्या बताया था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, लेकिन अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज नॉट जीरो, यानी क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता है। इस चीज को इंग्लिश में भी लिख देता हूं एक बार, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज नॉट जीरो, यानी भाई क्लोज लूप में हमेशा वर्क डन कुछ ना कुछ तो होगा। इमेजिन करवाता हूं, चलो सपोज दैट ये है भाई एक 3D टेबल, समझ लो बस, थोड़ा सा फील करना है, अपने काम का उतना ही है। तो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पे, इसको मैं डिस्प्लेस करके ऊपर ले गया, कहां ले गया, ऊपर। सेकंड टाइम में इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आया, थर्ड टाइम अगेन मैं इसको डिस्प्लेस करके नीचे ले आया, और फोर्थ टाइम में अगेन इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आया। इस सब में मैंने किया क्या, एक क्लोज लूप फॉर्म करी, तो ये क्या बन गई भाई, एक क्लोज लूप। अब भाई समझो, ये एम मास, ये एम मास, ये एम मास और ये एम मास, शेप और साइज पे ध्यान ना देते हुए एक ही बात ध्यान दें कि चारों डिस्प्लेसमेंट सेम है और चारों ब्लॉक का मास भी सेम है, क्योंकि एक ही ब्लॉक है ना, एक ही ब्लॉक को खिसकाया है मैंने। सपोज दैट इस चीज को एक बार देखेंगे अच्छे से, ये देखो जैसे ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने स्टार्टिंग में ऐसे 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 और ऐसे, तो ऐसे एक बार ले गया, यानी जितना ये डिस्प्लेस किया वह, और इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स काम करेगा भाई, जब मैं इसको चला रहा हूं तो फ्रिक्शन। आप सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करेगा, रुकने का ट्राई करेगा। तो अगेन अब मैं देखता हूं वर्क डन इन फर्स्ट, वर्क डन इन सेकंड, वर्क डन इन थर्ड एंड वर्क डन इन फोर्थ केस, चारों केस में वर्क डन अपन देखते हैं। तो पहले केस में देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, और चौथे केस में डिस्प्लेसमेंट इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। यानी चारों ही केस में अगर देखूं मैं तो फ्रिक्शन फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है भाई, 180 डिग्री। तो वर्क डन भाई फर्स्ट देखते हैं, एफ एस कॉस 180 डिग्री, एफ एस कॉस 180 डिग्री, एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 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 को मत भूलना, 180 डिग्री, और एफ एस कॉस 180 डिग्री। चारों केस में एंगल मैंने ट्राई कर लिया और देख भी लिया है यहां से। ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फ्रिक्शन इधर। यानी फ्रिक्शन का काम क्या है भाई, मोशन का अपोज करना, लेकिन केवल मोशन का अपोज नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। यानी अब ये रेस्पेक्ट में चल रहा है उधर तो इसको रोकेगा इधर, ये चीज ध्यान रखते हुए फ्रिक्शन अपोज करता है, इस स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कहता हूं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन
अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अब देखो वर्क डन बाई फर्स्ट, तो फ्रिक्शन नीचे ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एस, ये भी माइनस में आएगा। वर्क डन बाई वन क्या आएगा, माइनस में। कलर चेंज करते हैं एक बार तब समझ में आएगा, माइनस में। दूसरा वर्क डन बाई सेकंड, इसको देखेंगे तो एफ एस, ये भी माइनस का। क्यों, कॉस 180 होता है भाई -1, और फ्रिक्शन फोर्स है तो एफ, और डिस्प्लेसमेंट एस है तो एस। तीसरे का देखते हैं तो फिर से माइनस एफ एस, और चौथे का देखते हैं तो फिर से माइनस एफ एस। इस चीज को याद रखते हुए, और मैंने अभी अभी बताया है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे इस सब का चाहिए नेट वर्क डन, क्या चाहिए, नेट वर्क डन, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनका एलजेब्रिक सम किया जाता है, सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो भाई वर्क डन बाई वन प्लस वर्क डन बाई सेकंड प्लस वर्क डन बाई थर्ड प्लस वर्क डन बाई फोर्थ, यानी इस सब को जब जोड़ेंगे तो -4 टाइम्स एफ एस आएगा। और एफ को अपन लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं भाई, म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल को भी क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एम जी। तो यानी यहां से वर्क डन अगर लिखूं तो -4 टाइम्स म्यू एस एम जी एच, या डिस्प्लेसमेंट को एस लिया है तो एस ही लेते हैं, एस। अब एक बात बहुत बड़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने मोशन दिलाया तो भाई म्यू एस ना काम करके म्यू के काम करेगा। तो इस समय पे जब अपन वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, म्यू एस की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू के, म्यू एस की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू के, और यहाँ पे भी फिर म्यू एस की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू के। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ही तो काम करेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। भाई स्टैटिक कब काम करता है, जब तक ऑब्जेक्ट चलती नहीं है, जस्ट चलने वाली हो, तब तक कौन काम करता है, म्यू एस। और म्यू एस को ही अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, कब, जब मैक्सिमम पर पहुंच जाए। म्यू एस का मैक्सिमम मान क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस बात को भी आप अपने नोट्स में एक बार नोट करें। चलिए भाई लोग, तो अब अपन ने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी जान लिया है। अब अपन जानेंगे क्या, क्या जानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, कि ये एनर्जी होती क्या है, आती कैसे है, किस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं और किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, अभी समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन भाई बड़ी यू से, है ना, बड़े यू से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन समझते हैं अभी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स shape and size, due to its shape and size, यानी एक बॉडी की जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह उसके शेप और साइज पे डिपेंड करती है। और एक चीज और है भाई जिस पे डिपेंड करेगी, क्या क्या, एक चीज और है जिसे अपन बोलते हैं बनावट। बनावट किस पे डिपेंड करेगी, बनावट। और शेप एंड साइज को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। शेप एंड साइज को बोलते हैं ओरिएंटेशन। और दूसरी चीज क्या है, बनावट, और बनावट को बोलते हैं रखावट। रखी कैसे है, यानी शेप एंड साइज के इस केस में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसा है, किस प्रकार से, क्या उसका साइज है, किस प्रकार से वह डिपेंड करती है। चलो, परिभाषा ज्यादातर पूछी नहीं जाती है लेकिन इसके बारे में हमको जानना पड़ता है, तो इसके बारे में अभी अपन जानते हैं कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। शेप एंड साइज के लिए एक एनर्जी जो अपन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, कौन कौन सी भाई, कौन सी एनर्जी ऐसी जो शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, कौन सी एनर्जी है, याद करो। फ्रिक्शन फोर्स, जब मैं आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ा रहा था तो स्प्रिंग में संचित होने वाली ऊर्जा शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। स्प्रिंग अगर टाइट है तो ज्यादा एनर्जी और अगर ढीली है तो कम एनर्जी। तो इस प्रकार से अभी अपन ओरिएंटेशन
जान चुके हैं, शेप एंड साइज जान चुके हैं। बनावट यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से बनी हुई है, किस प्रकार से रखी हुई है, रखी कैसे है वह भी मैटर करता है, और बनी कैसे है वह भी मैटर करता है। यानी बनावट और रखावट दोनों ही चीजें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। तो अब अपन जानते हैं दो स्पेशल पॉइंट है भाई। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स is stored in the form of negative change in पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी का कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, दो टर्म है भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। जो पहले मैंने बताया था इसको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इस बात को कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर दिमाग में कि भाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव डेल्टा यू होता है, यानी नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस चीज को एक बार नोट करेंगे, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तो भाई अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको यहां तो काम आएगी 12th के पहले ही पार्ट में या दूसरे पार्ट में भी फिर से आपको दर्शन हो जाएंगे इसी टॉपिक के। तो देखो भाई, इस बात को तो अपन करेंगे कल कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन अब इस बात को मैं अभी करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका प्रूव दो, प्रूव। तो भाई इसका प्रूफ सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको अपन प्रूव नहीं कर सकते। कोई मुझे प्रूफ दे के बताए ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का कोई प्रूफ है क्या? सीधा पढ़ लेते हैं, बी प्रोपोर्शनल आई। इस चीज को भी प्रूव करवाओ, बताओ कि कैसे आता है बी प्रोपोर्शनल आई, समझाओ इस चीज को। तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई भी प्रूव नहीं होता, जिनको अपन को अज्यूम करना होता है। लेकिन फिजिक्स के मामले में इन चीजों को अपन फील कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस चीज का भी फील मैं कल ही कराऊंगा। लेकिन इस चीज को आप याद रखो कि जब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं याद करो। मैंने सबसे पहला बताया था इलास्टिक यानी स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव चेंज इन डेल्टा यूएस के बराबर होगा। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव चेंज इन डेल्टा यूजी के बराबर होगा। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव चेंज इन डेल्टा यू इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। और भाई असल बात यही है, मैंने अपने 12th में जब सेकंड चैप्टर शुरू किया तो मैंने ये बात कही कि मुझे प्रॉब्लम है इसी बात से कि लोग क्यों कह देते हैं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे बोल दिया? इस चीज को प्रूव तो करते पहले। इस चीज को डायरेक्टली अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। जैसे ही एनर्जी का पार्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले बताया जाता है कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कैसे? इससे पहले की ये रामायण कौन बताएगा? कोई नहीं। तो इसलिए भाई 11th में आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे, अगर अगेंस्ट वाली बात होती तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन फिलहाल केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। अब सुनो, कई लोग पूछते हैं कि फिर तो सर अपन ने जब पढ़ा था 9वीं क्लास में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान mgh के बराबर आता है। भाई मैं एक बात बार बार कहूंगा,
बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा और 1000 और बार कहूंगा। बात सीधा है, हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करते, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को ही ऑब्जर्व करते हैं। यानी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखा जाता है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखी जाती, हमेशा चेंज पढ़ा जाता है। तो फिर सर फिर तो ये 9th क्लास में जो अपन ने पढ़ा क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान mgh होता है, इसका मतलब फिर तो वो गलत हो गया। तो मैं कहूंगा वह गलत नहीं है। अगर आपने 9th क्लास को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे अपन ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसको एक h ऊंचाई तक ले जाते हैं और फिर h ऊंचाई पे ले जाकर हम करते हैं और फिर एनर्जी आती है mgh। याद है? नहीं है याद तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो ग्राउंड लेवल है इसको अपन हमेशा इसकी एनर्जी क्या मानते हैं, 0। ग्राउंड लेवल पे हम एनर्जी क्या मानते हैं, 0। तो जो चेंज होता है, चेंज क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हो गया 0 तो अगेन अपन को आंसर मिलता है mgh। इसलिए किताब में लिखा हुआ है, 9वीं क्लास की किताब जब आप पढ़ोगे, अधूरा ज्ञान लेकर मत आओ, पूरा ज्ञान लेकर आओ। 9th क्लास में भी ये बात बताई गई है कि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने एनर्जी कितनी मानी है, 0। जब ग्राउंड पे 0 मान लिया तो इनिशियल हो गया 0, इनिशियल 0 तो फिर चेंज देखो या फाइनल एनर्जी देखो, बात तो बराबर होगी ना, बात तो बराबर होगी। तो इसका मतलब हमेशा और हमेशा हम केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मेजर करते हैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखा जाता है, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखी जाती। इन दो फॉर्मूले के ऊपर मैं कल जरूर बात करूंगा भाई कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हुआ, नेगेटिव टाइम्स ऑफ डेल्टा यू, और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल अपन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके बाद अपन इस टॉपिक को भी एक बार अगेन डिस्कस करेंगे और आगे सो ऑन चलते हुए चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।